क्या कह रहा है, ग्रिड जो हमने ग्रिड मेथड है उसमें आप याद रखना, आपसे पूछते हैं कि ग्रिड मेथड में आप स्किन के कांटेक्ट में रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल छोटे से अमाउंट को आप लेजर दे रहे हैं। तो जैसे स्कैनिंग मेथड में आप ग्रिड को आप जो आपके पास का गन है उसको आप कांटेक्ट में नहीं रखते स्किन के। ये बिल्कुल याद रखना, क्यों? क्योंकि इसमें आप एक पूरे पूरे एक आप जो इतना पूरा एक जो सोर्स है जिसको आपको लेजर देनी है, आप पर्टिकुलर पूरे एक बार में आप पर्टिकुलर पूरे एरिया को ट्रीट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्कैनिंग, तो आप उसको क्या ऊपर रखते हो। तो फिर इसका मतलब क्या, वो गन का स्कैनिंग एरिया भी साइज बड़ा होना चाहिए, आप उसको थोड़े से ऊपर रखते हो। कितना? 5 to 10 मिलीमीटर तक, इतना आप उनके बीच में डिस्टेंस रखोगे। और फिर वो क्या करेगा, वो अपने अंदर से बीम निकालेगा, लेजर की बीम, और पर्टिकुलर उस पूरे एरिया पर एक साथ पड़ेगी। अब आजकल यही चल रहा है, जो एडवांस फॉर्म है वो यही है। अब हम ग्रिड बनाना इतना वो सब नहीं करते, हम एडवांस फॉर्म में करते हैं। पर्टिकुलर हमने स्कैनिंग, ये आपको इसमें बिल्कुल इन्होंने डायग्राम बना के भी दिया है, ये दिया है, ये रहा स्कैनिंग इलेक्ट्रोड। क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट में स्कैनिंग कर लो, आपको उसको स्किन से थोड़े ऊपर रखते हैं और बिल्कुल उसी जगह पर आप उसको देते हैं। आजकल जो यूज करने वाला मेथड है वो आपका स्कैनिंग मेथड ही हो गया, लेजर ग्रिड मेथड पहले चलते थे। अब इतना ग्रिड मेथड, क्योंकि अब इतना बना ले, लेकिन हमें मेथड दोनों आनी चाहिए। अगर हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रोड नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? जरूरी थोड़ा ना कि जहां आप देने जा रहे हो वहां उनके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रोड हो ही, स्कैनिंग वाला नहीं हुआ फिर हमें यूज करना पड़ेगा ग्रिड मेथड, इसलिए हमें दोनों मेथड देना आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोसेज पैरामीटर। ये बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या लिखा है कि किस किस डोज में देना है। इसमें आपको पहले 4 चीजें याद करनी है, उन चारों चीजों को मिला के कॉम्बिनेशन में 5वीं चीज बनती है। क्या मैं बोल रहा हूँ उसका सिंपल सा मतलब है, पहले हमें ध्यान रखना है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है कि पर्टिकुलर आप जो लाइट की बीम दे रहे थे वो कितनी वेवलेंथ की होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखना है ना पेशेंट पर आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर आप सुपरफिशियल पे यूज कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए, और डीप में कर रहे हो तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप कहीं सुपरफिशियल, वो जैसे आपके बोन्ड है, अल्सर है, तो वहां आप कौन सा यूज करेंगे? विजिबल रेड लेजर कौन सा था? विजिबल रेड लेजर है आपका, बताया था मैंने, उसमें हम इसको पढ़ के भी आए थे, नाम में भी पढ़ के आए थे। आपका जो रूबी लेजर है वो आपका रहेगा विजिबल रेड लेजर, उसमें लिखा भी था रूबी लेजर। विजिबल रेड लेजर होता है आपका रूबी लेजर। और जो आपका ये क्या, इंफ्रारेड लेजर, ये होता है आपका सेमीकंडक्टर लेजर। ये आप लिख लेना एक जगह पे, क्योंकि अब यहां पर रूबी लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर के नाम से नहीं आएगा, आपको बार बार हर जगह यही लिख के आएगा कि विजिबल रेड लेजर और इंफ्रारेड लेजर, ये 2 नाम से आएंगे। तो विजिबल रेड लेजर को बोलते हैं रूबी लेजर, जो विजिबल है दिखने में रूबी क्या दिखने में विजिबल है। जो इंफ्रारेड है, जो नहीं दिख रही है, ऊपर है, तो वहां की कौन सी है? वहां पर आपकी है सेमीकंडक्टर वाली। जो एडवांस्ड जो नया फॉर्म आया वो सेमीकंडक्टर वाले है, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर वाले ये आपके यूज करे जाते हैं डीप में, और जो रूबी लेजर्स वगैरह हैं ये सब आपके यूज करे जाते हैं एटा टॉपिकल और सुपरफिशियल स्किन पर। तो क्या है, फॉर डीप कंडीशन आप यूज करेंगे, जैसे डीप कंडीशन में कहा मसल और बोन पे देना, तो फिर आप यूज करेंगे इंफ्रारेड लेजर। इंफ्रारेड लेजर क्या है आपका? सेमीकंडक्टर लेजर। यूज्ड टू प्रोवाइड लेजर हैविंग सेवरल क्या डायोड्स आर यूज्ड फॉर द लार्जर एरिया ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सेवरल डायोड्स क्या, सेमीकंडक्टर वाला और डायोड लेजर। यानी पहली हमारी वेवलेंथ क्लियर हो गई कि जितना अगर हम सुपरफिशियल वाला करेंगे, कम वेवलेंथ रखेंगे, सुपरफिशियल यूज करो। सुपरफिशियल के लिए ज्यादा वेवलेंथ कर दोगे डीप यूज के लिए। सुपरफिशियल के लिए हमारा रूबी लेजर हम काम में लेंगे, डीप के लिए हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं डायोड वाले इन सबको लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि हम पावर कितनी रखेंगे। देखो लेजर बहुत खतरनाक होती है, जितने अमाउंट में हम उसको एनर्जी देते ना, हम उतना ही कभी नहीं लेते, उतनी अमाउंट में पावर नहीं लेते हम। उसका मोस्ट ऑफ द होता है कि जैसे अगर हमने सपोज करो 100 अमाउंट में दिया, तो उसका मोस्ट ऑफ द यूज करते हैं सिर्फ 10 20 टू मैक्सिमम 30 बस। क्योंकि लेजर बहुत खतरनाक होता है, तो हम कितना यूज कर पाते हैं अगर, और इसको भी जो अमाउंट में जो पावर की यूनिट होती है ना, वो भी हम किस में यूज करते हैं? मिली वॉट में। वॉट में मिली वॉट में यूज करते हैं, 10⁻³ इतने क्वाइट स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं। और उसमें भी जितना अमाउंट हम उसको देते हैं उसका सिर्फ 10 to 20 और 30% ही टोटल पावर आउटपुट लेते हैं, बस इतना कम।
और फिर दूसरी चीज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? सीधी सी बात है, जो आपका पावर था, जितनी पावर में दे रहे थे उसमें टाइम का आप कितने टाइम के लिए दे रहे थे, उसका टाइम का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी एनर्जी हो जाती है। एनर्जी आपको बस आपको ये दो ही याद करने हैं, वेवलेंथ और पावर। बाकी सब आगे क्या चलेंगे, सब फॉर्मूले से चलेंगे। वेवलेंथ को हमें ध्यान रखना है क्या वेवलेंथ पे देनी है, प्लस हमें पावर को सेट करना है, प्लस हमें टाइम को सेट करना है, कितने टाइम के लिए देना है। सर प्लीज टेल इन ग्रिड मेथड बेस्ड जस्ट अ सेकंड, मैं ये डोसेस पैरामीटर खत्म कर लूं, फिर मैं ग्रिड मेथड और स्कैनिंग मेथड आपको, वो स्कैनिंग तो बताइए, ग्रिड मेथड दोबारा बता दूंगा। एनर्जी क्या होती है, जो पर्टिकुलर जिस पावर में दे रहा हूं, जितने टाइम के लिए दे रहा हूं उनका मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतनी एनर्जी आप उसको दे रहे हो। पावर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अपन को पता है कि जिस चीज का आप डेंसिटी मेजर करना चाह रहे हो, जैसे अगर पावर डेंसिटी तो पावर अपॉन एरिया, पर्टिकुलर कितने एरिया में दे रहे हो। एनर्जी डेंसिटी यानी पावर, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी, एनर्जी क्या थी, पावर इंटू टाइम अपॉन एरिया। तो इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, बस दो ही चीज हमारे पास, तीन चीज हमें पता होनी चाहिए, वेवलेंथ, पावर और हमारी टाइम। पर्टिकुलर हमें कौन सा यूज करना है, तो वेवलेंथ से हमने ये डिसाइड कर लिया कि सुपरफिशियल करना है कि डीप। पावर से हमने देख लिया कितनी पावर देनी है और कितने टाइम के लिए, तो वहां से निकल आएगा। अब पर्टिकुलर इतना सब हम निकालने नहीं बैठते, आप इतना सब तो वहां निकालने नहीं बैठोगे कि आप वहां पर बिल्कुल मैथ चला रहे हो, पेशेंट को देनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ आखिरी में याद रखना है एनर्जी डेंसिटी। हर किसी लेजर की एनर्जी डेंसिटी डिफाइंड है। आपको पता रहेगा कि ये वाला लेजर है, इतनी एनर्जी डेंसिटी को छोड़ता है। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, एनर्जी अपॉन एरिया, यानी जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितने एरिया में आप कितनी एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि अगर ये मेरा पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ रहा हूं, वो उसका मतलब है एनर्जी डेंसिटी। तो हम हमेशा एनर्जी डेंसिटी को ही कैलकुलेट करके चलते हैं। हर लेजर की एनर्जी डेंसिटी का ही नोब अपने पास होता है, तो आप उनको कितनी उसकी एनर्जी डेंसिटी बढ़ानी है, तो अब पहले हम ये क्या देख लेते हैं कि कितने टाइम पीरियड, आप देख लेते हैं अच्छा ये कम एरिया है तो कम। अब इसमें देखो रिलेशन कितना अच्छा है, आपको बिल्कुल याद रखना है, टाइम से ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम जितना टाइम बढ़ाएंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा रखनी पड़ेगी। एरिया से इनवर्सली, यानी एरिया जितना कम होगा एनर्जी डेंसिटी हमें ज्यादा चाहिए, एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी डेंसिटी कम रखो। पावर, तो ये रिलेशन याद रखना। बाकी आप जो भी लेजर थेरेपी में यूज करते हो कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका रहता है जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये ग्रिड मेथड पूछा था, ग्रिड मेथड मैंने बताया था कि अगर पर्टिकुलर ये कोई पार्ट है टॉपिकल जिसमें हमें उसको क्या ट्रीट करना है, तो हम क्या ग्रिड बना देते हैं। ग्रिड का मतलब क्या होता है, जाली, इस तरीके से। और वो जाली कैसी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर जो ग्रिड है, एक पर्टिकुलर उसकी होनी चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए उसका एरिया, यानी 1 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ होनी चाहिए। फिर पर्टिकुलर हम क्या डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसको हम स्किन, और ग्रिड में इज मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि उसको स्किन के कांटेक्ट में रखते हैं। जो आपकी गन है इलेक्ट्रोड है, उसको आप स्किन के कांटेक्ट में रखते हैं। तो यानी उसमें ग्रिड से उसमें फायदा क्या है कि आप पर्टिकुलर डिस्क्राइब कर देते हैं कि आज मैं इस ग्रिड को और इस ग्रिड को ही दूंगा, फिर कल मैं इस ग्रिड को दूंगा, फिर फाइनली मैं आखिरी दिन इसको दूंगा। इसमें दो फायदे हुए क्या, कि पर्टिकुलर आपने एक साथ सबको स्टिमुलेट नहीं करा, वरना कुछ नहीं तो एबनॉर्मल होने के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि आप स्किन के कांटेक्ट में दे रहे हो, तो आपने पर्टिकुलर बस इतने ही एरिया को लिया, फिर इसको एरिया, और टाइम पीरियड मिलने की वजह से अगर कुछ एबनॉर्मली होती तो वो हील भी हो जाएगी। आप सपोज करो कुछ चेंज होना है और कल फिर उसी जगह पे दे दो, तो वो चेंज क्या और एसिलेट हो जाएगा। जबकि आप 2 दिन का गैप कर दोगे तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपने इस एरिया को दी, तो उसको टाइम पीरियड मिल गया दोबारा वापस नॉर्मल पोजीशन आने में। तो उससे आपको कई फायदे भी हैं ग्रिड मेथड से, ठीक है। अब हमारा इंटरेक्शन ऑफ लेजर विद बॉडी टिश्यू, इसमें कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से बचपन से 2 चीजें पढ़ते आ रहे हो कि हमारी बॉडी है ना, वो 70% पानी से बनी हुई है और 30% ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है। बस सिंपल सी चीज है, जो सुपरफिशियल चीज है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारा, जो 30% पे जो वर्क करता है, वो हमारा कौन सा करता है, वो हमारा वर्क करता है रूबी लेजर, यानी विजिबल लाइट वाला। जो विजिबल लाइट वाला हमारा है, वो हमारा वर्क करता है रूबी लेजर। और जो 70% वाला है, वो हमारा वर्क करता है कौन सा, इंफ्रारेड वाला। तो वो इसमें लिखा है कि लो इंटेंसिटी लेजर्स आर यूज्ड थेराप्यूटिक फॉर देयर नॉन थर्मल इफेक्ट। नॉन थर्मल इफेक्ट यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस जो भी पर्टिकुलर आपका मटेरियल था, आपने उसको
एनर्जी देके हीट तो करा, लेकिन आपने क्या उसकी थर्मल इफेक्ट लिया? क्या आपने उसको, जो आपने उसको हीट करा, आपने उसको यूज करा? नहीं, आपने तो उस हीट से उसको उसके अंदर एनर्जी दी और आपने बदले में फोटोन को लिया। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि आप जो थेरेप्यूटिक यूज करते हैं वो नॉन थर्मल इफेक्ट होता है, ये याद रखना। जो आपकी इंफ्रारेड होती है वो आपकी क्या होती है? थर्मल इफेक्ट होती है। और जो यूवीआर होता है वो भी नॉन थर्मल इफेक्ट था, मैंने आपको बताया था। और लेजर भी आपका नॉन थर्मल इफेक्ट है। ये आपसे पूछते हैं कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं, तो यही इसमें लिखा हुआ है नॉर्मली कि आपका जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है और 30% ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके लिए हम करते हैं विजिबल लाइट वाला, विजिबल। तो ये कौन सा करते हैं? ये लिखा। एक चीज और इसमें याद रखना, जो 70% वाटर है ना वो आपका जाता है डीप वाले के लिए, थोड़ा सा डीप के लिए। और जो 30% ऑर्गेनिक है वो आपका हल्का सा रहता है, सुपरफिशियल। अब मेन 5 पॉइंट आएंगे आपके कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होंगे। मतलब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या? इंडिकेशन आपको कहाँ कहाँ देना है। एक ही चीज होगी ना, बॉडी में क्या कुछ चेंज हो रहा है तो उसका मतलब हमें उसे कहाँ देना है। तो 5 याद रखना है, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब क्या? अभी हम उसको पढ़ के भी आए थे स्टार्टिंग में, अल्सर वगैरह सब कुछ पढ़ के आए थे। तो वो क्या थे? वो वुंड्स ही तो है, अल्सर, प्रेशर सोर्स, ये सब क्या है? वुंड्स ही तो है। इन सबको आपको हील करना है। तो लेजर थेरेपी नाउअडेज इफेक्टिव यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स। हीलिंग ऑफ वुंड इज थॉट टू एसिलेट बाय एप्लीकेशन ऑफ लेजर। ये करता क्या है? लेजर आपका क्या था? लेजर में क्या एक टाइप की एनर्जी है, वो एनर्जी आपके पर्टिकुलर जो टिश्यूज हैं और आपके फ्लूइड्स हैं उन सब में छोड़ देता है। तो वहां पर क्या हुआ है? उस एनर्जी की वजह से 3 चीजें होती हैं। पहला होता है क्या? कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक एक्टिविटी, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। दूसरा वेस्कुलर चेंजेस। वेस्कुलर चेंजेस का मतलब है वैसोडाइलेशन। और वैसोडाइलेशन आप बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ से पढ़ते आ रहे हैं लेक्चर के। वैसोडाइलेशन क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड फ्लो यहाँ बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, आरबीसी आएगी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मैं बार बार वो बात आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? अगर आपको करना है तो पुराने लेक्चर्स में भी है ये सब, मैंने आपको बताया तो वहां से देख सकते हो, ठीक है? वैसोडाइलेशन होने की वजह से यहाँ पर फ्रेश ब्लड आएगा। फ्रेश ब्लड में तो आपकी प्लेटलेट्स आएंगी, वो हीलिंग में चली जाएंगी। डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन में काम आ जाए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। और आरबीसी फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके आएंगी, तो वहां हीलिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो वही लिखा कि पहला कीमोटैक्टिक एक्टिविटी, दूसरा वेस्कुलर चेंज, और तीसरा रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। ये क्या है कि बहुत सारे के जैसे हिस्टामिन्स वगैरह, ये जो कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं तो लेजर उनको भी छुड़वा देता है। वो हिस्टामिन मीडिएटर्स क्या कर देते हैं? आपकी जो हीलिंग की प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे आपका जल्दी हील हो सके। यानी 3 चीजों पर काम करता है, आपके अंदर केमिकल चेंजेस कराता है, वेस्कुलर चेंजेस भी कराता है, और रिलीज भी कराता है कुछ केमिकल मीडिएटर्स को, ठीक है? अब इस तरीके से लिखा है कि बोथ अनट्रीटेड क्रॉनिक अल्सर, ट्रॉपिक अल्सर, इन सब पे हम लेजर थेरेपी यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में यूज करते हैं। अब इसमें डोसेज आपको देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपकी थी एनर्जी डेंसिटी, इस तरीके से यूज करते हैं। जो लेजर प्रोब यूजुअली अप्लाइड 1 to 2 सेंटीमीटर, डोसेज 4 to 10 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहां? जब आपका सुपरफिशियल वुंड, जैसे आपके अल्सर्स वगैरह होते हैं, ना, तो वहां पर आप यूज करते हैं 4 से लेकर 10 जूल्स तक। डिपेंड करता है कि अल्सर क्रोनिक है कि एक्यूट है। अगर एक्यूट अल्सर है तो आप कम एनर्जी डेंसिटी का यूज करोगे, और ज्यादा क्रोनिक हो गया तो आप ज्यादा उसको पावर यूज करोगे ना। और जो आपके क्या वुंड बेड लिखे हैं, वुंड बेड यानी प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स में आप 1 to 5 जूल्स का यूज करते हैं। वुंड बेड का मतलब है यहाँ पर प्रेशर सोर्स। जो आप यहाँ पर ये भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछते हैं जब आप थर्ड ईयर क्या सेकेंड ईयर में भी आपके रहेगा, जब आपका पोस्ट ऑपरेटिव फेज आता है उसमें हम हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव में सिर्फ प्रेशर सोर्स लिख के आते हैं। तो प्रेशर सोर्स हम 2 जगह पढ़ चुके हैं फिजियोथेरेपी में कि हम भी प्रेशर सोर्स को हील कर सकते हैं। सिर्फ हम यही नहीं है कि प्रेशर सोर्स हम स्टार्टिंग से लिख के ही आते हैं कि हम प्रेशर सोर्स होने से बचाएं कैसे, हम प्रिवेंशन लिख के आते हैं, हम ट्रीटमेंट लिख के ही नहीं आते। और फिजियोथेरेपी में हम उसका ट्रीटमेंट समझते भी नहीं है। तो 2 तरीके से फिजियोथेरेपी में उसका ट्रीटमेंट दिया है। एक आपको दिया है यूवी, अल्ट्रावायलेट, और एक लेजर। जो दोनों की दोनों नॉन थर्मल हैं, वो आपके प्रेशर सोर्स वगैरह में यूज होते हैं। तो आप ये लिख के आ सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट है। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट पर वहां पर जो आपकी वुंड हीलिंग होनी है वहां पर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करता है जिसकी वजह से वहां पर जो टिश्यूज हैं वहां पर जो कोलेजन फाइबर, तो आपको पढ़ के आए होगे फर्स्ट ईयर में, आपको पता आपकी हीलिंग कैसे होती है।
कुछ कोलेजन फाइबर्स हैं वो पर्टिकुलर उस एरिया पर आ जाते हैं और वो आपस में क्या एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कोलेजन का सिंथेसिस चिपक जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या हीलिंग करा देते हैं। और वही कोलेजन फाइबर को ही तो आप स्कारिंग बोलते हो। स्कैरिंग किसे बोलते हो? वही अगर वो कोलेजन फाइबर ज्यादा सिंथेसिस होता है ज्यादा अमाउंट में तो स्कार ज्यादा बड़ा बनता है, उसी को तो आप बोलते हो। तो टेंसाइल स्ट्रैंड स्कार टिश्यू में इसका मतलब है कि वो आपके कोलेजन फाइबर्स को जल्दी जल्दी बनवाएगा, तो आपकी हीलिंग जल्दी बढ़ जाएगी। कोलेजन सिंथेसिस इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेजन, लेकिन आपको ना उसमें जल्दी बढ़ाने से क्या होता है, देखो अगर धीरे धीरे कोलेजन बनेंगे तो वो अननेचुरल फॉर्म में बनेंगे, कोई भी कहीं भी तो स्कार गंदा बनता है। लेकिन आप पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जल्दी जल्दी कोलेजन बनवा दो और रिस्पेक्टिव वे में बनवाओ कि आप यही लेजर दे रहे हो और यही बन रहे हैं, तो उससे स्कार भी है जो मिनिमम स्कार बनता है। तो बहुत से लोग जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए उसको यूज करते हैं, क्या कि जब कुछ जो बहुत सारे लोग हैं जिनके कहीं फेस पर चोट लग जाती है या कहीं भी लग जाती है तो वो अपनी हीलिंग में लेजर का यूज करते हैं। अगर वो लेजर का यूज करेंगे तो मिनिमम स्कार बनेगा। जैसे किसी का बाय एक्सीडेंट वगैरह फेस वगैरह पे खतरनाक चोट लग गई है, हील लग गया है, तो आपको पता है भयंकर स्कार बनने वाला है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? स्टार्टिंग में ही बाय द टेक्निक ऑफ लेजर। वो आपकी एक तो आपकी इंक्रीज भी कर देगा, कोलेजन सिंथेसिस इंक्रीज करके आपको हील भी जल्दी कराएगा, प्लस आपका स्कार भी नहीं बनने देगा। स्कार तो बनेगा, ये नहीं है कि स्कार नहीं बनने देगा, कम स्कार बनेगा, लेस स्कार बनेगा। अगर कोलेजन सिंथेसिस हो रहा है तो स्कार तो बनना है, लेकिन एब एब क्या एकदम एब नॉर्मल और इन द एप्रोप्रिएट वे में रहता है, उस तरीके से बनवाएगा। तो हेंस दे हैव लेस स्कार टिश्यू फॉर्मेशन विद अ बेटर कॉस्मेटिक अपीयरेंस। तीसरा है हमारा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन। मस्कुलेटल में हमारा सीधा आ गया, दो ही चीज है, बोन और मसल्स। तो इसका काम क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर हमारे जितने भी, देखो लेजर का यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, ये इसको तो हम 90% यूज ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होते हैं लेजर उन सब को ट्रीट करता है, जितने भी इन्फ्लामेशन है, फिर वो चाहे क्रोनिक हो चाहे आपके एक्यूट हो, कोई भी इन्फ्लामेशन हो लेजर उसको ठीक करता है। लेजर उसको ठीक करता है। कैसे करता है? सिंपल सी चीज, वैसोडाइलेशन क्या था, वैसोडाइलेशन करने की दो दो काम करता है। एक तो वो हीलिंग करता है, पहला पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेंथ से हीलिंग करेगा, और दूसरा हम पहला वाला पॉइंट पढ़ के आए जिसमें वैसोडाइलेशन था। तो ये दोनों को यूज करता है और दोनों मेथड को यूज करके क्या कर देता है, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में यूज करता है और जितने भी इन्फ्लामेशन है उनको क्या कर देता है, जल्दी हील कर देता है। जैसे मोस्ट कॉमन कहां पर, जैसे टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो पता है, टेनिस एल्बो आपका कहां होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल पर। लेटरल एपिकॉन्डाइल यानी कौन सी, जो आपकी फोरआर्म की लेटरलिस मसल होती है लेटर साइड, उन सब में। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल पर टेनिस एल्बो। गोल्फर एल्बो होता है आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल पर। सुप्रा स्पाइनल टेंडन, सुप्रा स्पाइनस मसल्स का जो टेंडन्स वगैरह होते हैं उनमें जो इन्फ्लामेशन होते हैं, एंकल स्प्रेन, इन सब को वो ठीक करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, क्या वो इन सबको डायरेक्टली ठीक करता है? नहीं, वो इन सबको डायरेक्टली ठीक नहीं करता। उसकी दो प्रोसेस हैं। क्या? पहला तो है कि उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो उसको इंक्रीज कर दिया। अब जल्दी हीलिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लामेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। और दूसरा पेन में आपको रिलीफ दिला देता है। अगर पेन आपको नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन तो भी आपका खत्म हो जाएगा। यानी वो दो चीजों पे वर्क करेगा, एक तो आपकी हीलिंग प्रोसेस और पेन में आपको रिलीफ दिलाएगा। इन दोनों प्रोसेस की वजह से आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। डायरेक्टली वो इन्फ्लामेशन पे कोई वर्क नहीं करता, इनडायरेक्टली वे में करता है। ठीक है, तो जितने भी जैसे बहुत सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंक्लोलाइजिंग अर्थराइटिस, पायोजेनिक अर्थराइटिस, इन सब में अपन लेजर थेरेपी का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, जब हम लेजर को यूज करते हैं तो अगर आपने इन्फ्लामेशन सेकंड ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था, इन्फ्लामेशन को ये क्या करता है, इनिबिट करता है। सिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है, लेजर हैज इफेक्ट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और एंड इट रिलीव इन्फ्लामेशन। अगर जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंड होगा तो उसको क्या करता है, रोकता है और इन्फ्लामेशन रुक जाएगा। लेजर इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन द हीलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और लेजर का काम क्या है, बैक्टीरियल इफेक्ट। कैसे, अब ये बैक्टीरिया को कैसे मार रहा है, डायरेक्ट नहीं मारता, इनडायरेक्ट वे में मारता है। कैसे, वैसोडाइलेशन करने की वजह से फ्रेश ब्लड आता है जिसकी वजह से WBC आते हैं, और WBC मतलब ल्यूकोसाइट, फैगोसाइट्स, और फिर वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो यानी जो मस्कुलोस्केलेटल में उसका जितना भी काम था वो सब इनडायरेक्ट वे में था, डायरेक्टली कुछ भी नहीं था। इनडायरेक्ट वे में हम उसको यूज कर सकते। सेम ऐसा ही पेन रिलीफ, जो अगला पॉइंट है पेन रिलीफ, वो भी सेम ऐसे ही है, वो भी आप बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में यूज करोगे।
क्या कि लेजर थेरेपी इज फाउंड इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन बोथ एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक। जैसे एंकल स्प्रेन, अब सीधी सी बात है, आप इन्फ्लामेशन को खत्म कर दो, पेन तो अपने आप ही कम हो जाएगा। वही पॉइंट इन्होंने घुमा के लिख दिया है कि आप वैसे अगर वैसोडाइलेशन कर दोगे तो वहां से जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सब निकल जाएंगे, तो पेन में रिलीफ मिल जाएगा, पेन में रिलीफ मिल जाएगा तो इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। अब उन्होंने उसको उल्टा बोल दिया कि आप इन्फ्लामेशन कम कर दोगे तो पेन में रिलीफ मिल जाएगा, वही बात उन्होंने घुमा के लिख दी। चाहे वो आप इस तरीके से बोल दो चाहे उस तरीके से बोल दो। तो पेन रिलीफ क्या, आप स्वेलिंग वगैरह रिड्यूस करके ट्रिगर पॉइंट इस तरीके से आप पेन को उससे कम कर सकते हो, यानी ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। अगला बोन एंड कार्टिलेज, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजर को फिजियोथेरेपी में इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। क्या समझना, ये क्या कहना चाह रहा है कि फ्रैक्चर हीलिंग को आपको इंक्रीज कर देता है। क्या, जब भी बोन टूटती है ना, तो वो जब बोन टूट रही है, हीलिंग, बोन टूटने के बाद जब इसमें क्या होता है, जब बोन जुड़ने लग जाती है, जुड़ते टाइम क्या है, उसकी हीलिंग को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इसका हमने पढ़ा था, इसका काम ही है हीलिंग को इंक्रीज कर देना। ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से हीलिंग की प्रोसेस बढ़ जाती है और फ्रैक्चर जल्दी जुड़ जाता है। पहला पॉइंट, फ्रैक्चर जल्दी जुड़ने से क्या फायदा होगा, क्या कि नॉन यूनियन के चांस नहीं रहेंगे। नॉन यूनियन या माल यूनियन, माल यूनियन का मतलब होता है कि गलत तरीके से जुड़ गया, नॉन यूनियन मतलब जुड़ा ही नहीं। ये कब होता है, कोई ऐसी जगह जहां पर आपका बहुत ज्यादा आपका मोशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बट आप बार बार कर रहे हो, आप कोई भी एक महीने के लिए आपका फ्रैक्चर, एक महीने के लिए आपका पीओपी बन रहा है, अब कुछ ना कुछ आपने मूवमेंट कर दिया, कुछ ना कुछ बोन एक दूसरे से खिसक गई तो इम्प्रॉपर हो गया, तो इसके आपने क्या करा, इसने उसको जो इंक्रीज थी हीलिंग प्रोसेस उसको इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर देगा तो नॉन यूनियन के चांसेस और माल यूनियन के बहुत कम हो जाते हैं। तो स्टडीज ऑन द इफेक्ट ऑफ लेजर ऑन बोन्स, ये उसका बहुत है कि क्या आर्टिकुलर कार्टिलेज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये क्या करता है, बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो उसकी प्रोसेस है क्या ग्रोथ होने की, उसको इंक्रीज कर देता है डे बाय डे। तो आपको उससे क्या होगा, फ्रैक्चर हीलिंग और बोन रिमॉड्यूलेशन जल्दी होगा। ठीक है, और उसको आपको क्या फायदा, यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन यूनियन फ्रैक्चर। बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो नॉन यूनियन सही तरीके से जुड़ते नहीं है, तो फिर उनमें हमें क्या स्क्रूज वगैरह और सब ऐसा लगानी पड़ती है, तो वहां पर हम लेजर का यूज कर सकते हैं। क्या कि आप उनको एक बार अपनी जगह पे लेके आओ, फिर पर्टिकुलर अमाउंट में लेजर देते रहो, तो वो क्या जल्दी जुड़ जाएंगे, तो वो खिसक नहीं पाएंगे। तो आपको क्या फायदा, आपने उसको सर्जरी से एक तरीके से बचा लिया। ये क्या है, सर्जरी का प्रिवेंटिव मेथड हो गया, सर्जरी का एक तरीके से प्रिवेंटिव मेथड, आपने उसको सर्जरी ना होने से बचा लिया। डेंजर और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होंगे, जो बिल्कुल डेंजर एंड कॉन्ट्रैक्शन यूबीआर वाले, जो यूबीआर में लिख के आए थे वो सेम यही लिख के आना है। उसमें भी था आई पे नहीं करना, इसमें भी वही आई पे नहीं करना, प्लस जितनी जगह पे आप उसको दे रहे हो उतनी जगह पे ट्रीटमेंट देना है, बाकी जगह को आप क्या कवर कर दोगे कि बाकी जगह पर लेजर नहीं जाए। ठीक है, इफेक्ट ऑन कैंसर ग्रोथ, ये भी उसमें था, क्योंकि इसका अपन को पता, अपन पढ़ के आए हैं, ये ग्रोथ को इनिशिएट करता है। बोन एंड कार्टिलेज इसी का तो एग्जांपल था, ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है। अगर आप किसी जगह को, किसी पे पर्टिकुलर उसको कैंसर है और आपको नहीं पता और आपने वहां लेजर लगा दी, तो जो कैंसरस सेल है वो पहले ही एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, आप उनकी ग्रोथ और इंक्रीज कर दोगे तो कैंसर आप बहुत तेजी से फैला दोगे। तो याद रखना, अगर आपने कैंसर टिश्यू पर ये कर दिया तो ये उसकी ग्रोथ को और इंक्रीज कर देगा। प्रेग्नेंट यूट्रस पे क्यों यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि प्रेग्नेंट यूट्रस का मतलब है क्योंकि बेबी जिस टाइम फीटस अंदर है वो क्या ग्रोथ फेज में, उसके अंदर ग्रोथ सेल्स की ग्रोथ चल रही है, और आपने लेजर यूज कर दिया तो वो सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ करा देगा, तो कुछ ना कुछ आपको एबनॉर्मल चेंजेस नजर आएंगे, तो कभी भी प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है। इन्फेक्टेड टिश्यूज में क्या कि जो कुछ टिश्यूज बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लगा के यूज नहीं करना। ठीक है, उन लोगों में देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि इन्फेक्टेड टिश्यूज में, अभी तो हम ऊपर पढ़ के हीलिंग में, तो यहाँ पर ये इन्होंने जो कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया है वो ये इसलिए बोला है कि आप उनको डायरेक्ट टच करके नहीं दोगे, आप दे उनको भी सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको वहां कौन सा दोगे, फिर स्कैनिंग मेथड देना पड़ेगा, आप ड्रिल मेथड नहीं दे सकते। आप तो, आप देखो पहले ही किसी को क्या इन्फेक्शन हो रखा है, खुला हुआ है, वहां पर आप लेजर को उसके स्किन के कॉन्टेक्ट में नहीं ला सकते, इस रिस्पेक्टिव में बोला है। तो ये याद रखना, ये एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एक तरीके से प्रिकॉशन वाला पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि अगर वो वुंड ओपन है तो आप वहां पर फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जिससे हीलिंग बढ़ जाए और इन्फेक्शन भी खत्म हो जाए। ये हमारा इट्स ऑल अबाउट लेजर। और ये आपका लास्ट पॉइंट बचा है हेमरेजिक एरिया। हेमरेजिक एरिया क्या, जहां पर ब्लड फ्लो, क्योंकि हम पढ़ के आए थे, इसका बहुत अच्छा पॉइंट था वैसोडाइलेशन, तो ये सारे के सारे वो ही सारे पॉइंट जितना हम एसडब्ल्यूडी में पढ़ के आए थे सब में पढ़ के आए थे, वैसोडाइलेशन होगा तो क्या ब्लड फ्लो
पर्टिकुलर वहां पर अगर किसी को ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है या हीमरेजिक है ऐसी कुछ जगह, और आपने अगर वेसोडाइलेशन कर दिया तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और खून निकलने लग जाएगा। तो आपको याद रखना है इन सब चीज का। और इसमें इतना कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह सब नहीं दिए, सारे यूवीआर वाले जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो सब इसमें लिख देना ना, वही सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसके। किसी को कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू।